मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोगों को, वो जो हमारे लोगों के संकल्प को रोक नहीं सकते, तो इसलिए वो इस तरह की हरकतें करने का काम कर रहे हैं। इससे भी एक बात प्रमाणित होती है कि हमारा मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए उनको कोशिश करनी पड़ रही है। इससे ये बात प्रमाणित होती है। साथियों, आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हम लोगों को इसी तरह से अपने संकल्प को दृढ़ करना चाहिए और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। और जितनी रुकावटें हमारे सामने आती है, वो सारी रुकावटें लिखकर हमारे पास भेजो। आपको रास्ते बताए जाएंगे, आपको तरीके बताए जाएंगे, और इस संकल्प को इसी तरह से दृढ़ बना के रखो। इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं और जो लोग बहुत सारे हमको छोड़कर चले जाते हैं, वो छोड़कर चले जाने के बाद फिर इतिहास का विषय बन जाते हैं। मतलब वो वर्तमान का विषय नहीं रहते, फिर इतिहास का विषय हो जाते हैं। तो ऐसा तमाम लोगों के बारे में हुआ है। और जो लोग हम लोगों को छोड़कर गए, इसके पहले बहुत सारे उदाहरण हैं। वो सारे उदाहरण कहाँ गायब हो गए हैं? गधे के सर के ऊपर सींग थे, ऐसा लोग पहले कहा करते थे। कहाँ गायब हो गए, उसका कोई अभी तक पता नहीं चला। जय जोहार साथियों, स्वागत है आपका बहुजन एकता टीवी चैनल पर। आज 19 दिसंबर को बिहार के बोधगया में चल रहा वामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए साधन वजह है और संसाधनों का निर्माण करना 5 दिन अनेक अति विषयों पर आवश्यक है। गंभीर और एक अभ्यासपूर्ण चर्चा मार्गदर्शन एवं अथवा सामाजिक यूनिफॉर्म सिविल जागृति के कोड वैचारिक एससी, महामंच पर ज्ञान एसटी ग्रहण करने और आते हैं। ओबीसी पर ब्राह्मण धर्म थोपने का षड्यंत्र है, जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन किया गया। दूसरा दिन आइए चल देखते रहा हैं है। उन्होंने क्या कहा। और दूसरे दिन में ये मॉर्निंग सेशन के साथ साथ आज जो मॉर्निंग सेशन में 9 बजे से लेकर 11 बजे का मॉर्निंग सेशन था, जिसमें विषय रखा गया था राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए साधन और संसाधनों का निर्माण करना अति आवश्यक है। एक चर्चा अथवा में विषय रखा गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड एससी एसटी ओबीसी पर ब्राह्मण धर्म थोपने का षड्यंत्र है, एक चिंतन। ये दूसरा विषय है। और 11 बजे से 2 बजे तक का जो अभी जो चल रहा है, ये दूसरा सत्र, उसका विषय है दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को असम एकॉर्ड 85 के सेक्शन CA को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, एक गंभीर चर्चा। दूसरा विषय है हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है, ऐसा पहले कहा जाता था। अब ब्राह्मणों के द्वारा गौरव है ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? एक पर्दाफाश। तो ऐसे 4 विषय है। इसमें तमाम विषयों पर हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को कही जा चुकी है। मैं यहाँ पर आपके सामने कंक्लूड करने के लिए, समापन करने के लिए
साथियों उपस्थित हो। तो पहला विषय है राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए साधन और संसाधनों का निर्माण करना अति आवश्यक है। साथियों, ये जो विषय रखा गया है, इस रखने का मकसद हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर आपको ये मकसद समझ में आ गया तो फिर प्रत्येक कार्यकर्ता उस दिशा में अमल करने का काम कर सकता है। साथियों, हमारा जो आंदोलन है वो तभी सफल हो सकता है जब ये आंदोलन स्वाभिमानी और स्वावलंबी आंदोलन होगा। आंदोलन स्वाभिमानी होगा और स्वावलंबी होगा, तभी हम लोग इस आंदोलन को सफल कर सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये आंदोलन जो है कैसे स्वाभिमानी और स्वावलंबी होगा, ये सोचना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्वाभिमानी और स्वावलंबी कैसे होगा? तो पहले तो हमें इस आंदोलन को स्वावलंबी बनाना होगा। स्वावलंबी का मतलब क्या है? स्व अवलंबन, यानी इसमें काम करने वाले जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है खास तौर पर, उनके ऊपर ये सारा का सारा आंदोलन निर्भर है। और अगर वो उनके ऊपर निर्भर है तो वो इस बात को प्रयास करके इस आंदोलन को स्वावलंबी बना सकते हैं। स्वावलंबी कैसे बना सकते हैं? स्वावलंबी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसे अपने साधनों और संसाधनों पर खड़ा करना होगा। अपने साधनों और संसाधनों पर खड़ा करना होगा। तो अपने साधन और संसाधन क्या है? बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 साधन है। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय और श्रम, ये 5 अलग अलग साधन है। बुद्धि का कार्य अलग। बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है जानकारी को इकट्ठा करना, जानकारी का विश्लेषण करना, जानकारी का कंक्लूजन निकालना और कंक्लूजन निकालकर अपने फैसले बनाना। ये बुद्धि का काम है। बुद्धि का इस काम के लिए उपयोग करना चाहिए। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि आखिर हम बुद्धि का उपयोग क्या करें। तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात क्या है? पैसा, जो हमारा रिसोर्स है पैसा। एक कहावत है कि पैसे का स्वांग नहीं किया जा सकता। कई चीजों का स्वांग किया जा सकता है और स्वांग करके अपना काम पूरा किया जा सकता है, मगर पैसे का काम पैसे से होता है, पैसे का स्वांग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम लोगों को आंदोलन चलाने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत है। रिसोर्सेस के बगैर कोई भी आंदोलन स्वावलंबी नहीं हो सकता।
और जो आंदोलन स्वावलंबी नहीं हो सकता वो आंदोलन स्वाभिमानी नहीं हो सकता। स्वावलंबन पर निर्भर है स्वाभिमान। अगर आप दूसरों के रोटी को खा रहे हैं, उसके सामने आप अपना स्वाभिमान प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगर आप अपने मेहनत की परिश्रम की रोटी खा रहे हैं तो आप अपना आवाज जो है ऊंचा करके बात कर सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो स्वाभिमान है, ये स्वाभिमान आपके अपने साधन और संसाधन के आधार पर निर्माण किया जा सकता है। और इस तरह से आपके अपने साधन होने से जब स्वाभिमान निर्माण होता है तो फिर इस स्वाभिमान के आधार पर आप अपना आंदोलन आत्मनिर्भर बना सकते हैं। दूसरों के ऊपर अवलंबित नहीं कर सकते, अपने आधार पर खड़ा करने की वजह से ऐसा कर सकते हैं। तो एक बुद्धि है, एक पैसा है, हुनर है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मुझे बैठकर भी बोलना नहीं आता था। खड़े होकर बोलने के लिए बहुत ज्यादा साहस की जरूरत होती है। मेरे पास इतना आत्मविश्वास नहीं था कि मैं बैठकर मीटिंगों में बोल सकूं। मगर ये कोई जन्मजात योग्यता नहीं है कि बाय बर्थ किसी को आती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रयास के द्वारा ये सारी चीजें हासिल की जा सकती है। और मैं कंक्लूडिंग करने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा तक पहले कई बार बोल चुका हूँ और बोलते रहता हूँ। और कहीं कहीं जगह 2-2, 3-3 घंटे बोलता हूँ। और कहीं कहीं जगह मैं 5 दिन तक लगातार, जब कार्यकर्ताओं को मुझे ट्रेनिंग देना होता है तो मुझे 11 बजे से रात के 8-9 बजे तक मैं 5 दिन तक लगातार बोलता हूँ। तो ये जो बोलने का हुनर है, ये तो हुनर है। बोलने का हुनर है, गाने का हुनर है, समझाने का हुनर है। तमाम प्रकार का हुनर है। तो रखो, बाद में मैं ले लूंगा। तमाम प्रकार का हुनर है। ये हुनर जो है ये पैदाइशी नहीं होता है, ये एक्वायर किया जाता है, प्रयास करके हासिल किया जा सकता है। तो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय बहुत मूल्यवान है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास तमाम योग्यताएं होने के बावजूद भी उसका कोई उपयोग नहीं है। आपके पास तमाम प्रकार की योग्यताएं हैं, मगर आपको पास उस काम को करने के लिए समय नहीं है। तो जिंदगी में समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। अगर आपने अपनी जिंदगी का कोई मकसद निर्धारित किया, उस मकसद को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान समय है। अगर आप समय लगाते हो तो ही आप अपने जिंदगी का मकसद पूरा कर सकते हो। पहले तो जो हमारे लोग हैं, हमारा समाज है, उनका जीवन निरुद्देश होता है। वो बच्चे पैदा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसको बड़ा करने के बाद फिर बच्चों की शादी लगा देते हैं, बच्चों की शादी लगाने के बाद फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, फिर बच्चों को वो देखते रहते हैं, उसको संभालते रहते हैं, और फिर बुढ़ापे में एक दिन मर जाते हैं। ये उनका जिंदगी का इस तरह का क्रम चलते रहता है। तो इसका कोई मूल्य है नहीं, केवल इतना ही। तो इसलिए हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करें, अपने जीवन का कोई मकसद निर्धारित करें, अपने जीवन का कोई उद्देश्य निर्धारित करें,
और उसके लिए जिंदगी लगाए तो कहा जा सकता है कि हाँ ये कोई काम की बात हुई है। तो इसलिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, ये जिंदगी का समय जो है जब तक आप किसी मकसद को पूरा करने के लिए नहीं लगाते हैं तो पूरा नहीं हो सकता। तो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, जो काम हम निर्धारित करते हैं वो काम पूरा करने के लिए खुद श्रम किए बगैर हम किसी और की जिम्मेदारी लगा देते हैं कि ये काम तुम करो। दूसरों के भरोसे पर अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता, उसके लिए जिंदगी लगानी पड़ती है और तमाम साधन संसाधन लगाने पड़ते हैं। बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम तो है, सारी जिंदगी लगानी पड़ती है, तब जाकर के ये साध्य किया जा सकता है। तो इस तरह से बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम हमको राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए, और तभी जाकर हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण कर सकते हैं, ये बात ध्यान रख करके हमको काम करना चाहिए। ये समझकर काम करना चाहिए। अगर ये समझकर आप काम करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि आप कुछ करने लायक हो गए हैं। पहले तो आपके पास समझ होनी चाहिए, फिर उस समझ के आधार पर कार्य करना चाहिए। साथियों, दूसरी बात है, दूसरा विषय है रखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड SC ST OBC पर ब्राह्मण धर्म थोपने का षड्यंत्र है। ब्राह्मण लोग ब्राह्मण धर्म के नाम पर, आपने कभी सुना कि वो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं? कभी कोई ब्राह्मण ब्राह्मण धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म का कभी कोई प्रचार नहीं करते। ब्राह्मण धर्म क्या है? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व OBC के ऊपर थोपा जाना, ये सारे लक्षण ब्राह्मण धर्म के हैं। इसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता है। तो ये हमारे लोगों के, मूल निवासी बहुजनों के विरोध का षड्यंत्र है। ब्राह्मण धर्म मूल निवासी बहुजनों के विरोध का षड्यंत्र है। और ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र खुल्लम खुल्ला हमारे विरोध में वो कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हमारे विरोध में खुल्लम खुल्ला कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। पहले बोलते थे, पहले लिखते थे, इसलिए रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। पहले बोलते भी थे, लिखते भी थे। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने जन्म के आधार पर सबसे ऊपर अपने आप को रख लिया था। अब क्या हुआ? संविधान आ गया, संवैधानिक जनतंत्र आ गया, और संवैधानिक जनतंत्र में अगर ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनना है तो हमारा साथ, सहयोग और समर्थन लिए बगैर ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ब्राह्मण भारत की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। अभी नरेंद्र मोदी एक OBC का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो हमारी वजह से। हम लोग देश में ब्राह्मणवाद विरोध में जो आंदोलन चला रहे हैं, वो आंदोलन ज्यादा तेजी से ना फैले। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग OBC को जगाने का काम कर रहे हैं तो ब्राह्मण जाके OBC को बता देगा, अरे तुम्हारा प्रधानमंत्री बनाया गया भाई, अभी तुमको जगाने की जरूरत क्या है? बन गए ना, क्या करने की जरूरत है? आपको बगैर मेहनत के प्रधानमंत्री आपका हो गया।
बना दिया। हम ब्राह्मण लोग बाहर हैं, हम लोग पहले हम सबके ऊपर हुआ करते थे, अब देखो एक शूद्र को सबके ऊपर हमने कर दिया। जब शूद्र सबके ऊपर हो गया है तो अब क्या करने की जरूरत है? ऐसा ब्राह्मण लोग बैकवर्ड क्लास के लोगों को कह सकते हैं, कहते हैं, तो उसका जवाब ये है, या जवाब ये हो सकता है कि सबके ऊपर ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, मगर ओबीसी के आदमी को जिसको प्रधानमंत्री बनाया उसकी गिनती करने का, फैसला करने का उसके पास कोई पावर नहीं है। ये एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, इस बात को सिद्ध करता है कि नरेंद्र मोदी जो है ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है। नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब है, नॉमिनेटेड का मतलब है नामधारी। अगर नरेंद्र मोदी नामधारी प्रधानमंत्री है तो ब्राह्मणों का एक ग्रुप है जो पर्दे के पीछे गैर संवैधानिक तरीके से फैसले कर रहा है। उनको देश के लिए फैसला करने का अधिकार नहीं है, वो फैसले कर रहा है, वो फैसले करके नरेंद्र मोदी को बोल रहा है और नरेंद्र मोदी उस पर अमल करने का काम कर रहा है। तो अखबार में खबर आती है कि नरेंद्र मोदी ने फैसला किया, मगर फैसला अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो फिर नरेंद्र मोदी ने जो खुद ओबीसी है तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? ये सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के पास अपने फैसले करने का अधिकार नहीं है। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे हमारे देश में भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ए फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब है जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो अपने अपने धर्म पर अमल करने का उनको स्वतंत्र अधिकार है, ऐसा उसका अर्थ होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर ऐसा है तो फिर प्रत्येक को अपने अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के पहले भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 के तहत है। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये संविधान के अंदर लिखी हुई बात नहीं है। ये भी बात हम लोगों को थोड़ा समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अंदर लिखा हुआ कानून नहीं है। इसको कानून बनाकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाकर, उसको कोड जैसे हिंदू कोड बिल है उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने बनाया। क्या के लिए बनाया? तो कहते हैं सभी भारत के जो नागरिक है वो सभी नागरिकों को समान मानने के लिए यूनिफॉर्मिटी लाई गई है। यूनिफॉर्मिटी, सभी को यूनिफॉर्म करने के लिए। तो सुनने को अच्छा लगता है, सुनने को अच्छा लगता है, मगर फंडामेंटल राइट जो है, जो आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो अधिकार है उसके विरोध में ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और संविधान ने ये गारंटी दी है
कि जो चीज फंडामेंटल राइट के विरोध में है, वो चीज जो फंडामेंटल राइट के विरोध में है उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और चैलेंज करके ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन रहा है, इसे रद्द किया जा सकता है। मगर शासक वर्ग जो है हर जगह कार्यरत है, सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यरत है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है कि आरएसएस के लोग डायरेक्ट मान लो मुसलमानों के विरोध में बात करते हैं, तो उनकी तो थ्योरी है। उनकी थ्योरी क्या है? एससी एसटी ओबीसी के कुनबी मराठा लोगों के पास जाकर क्या कोई ब्राह्मण अपना जो धर्म है वो बहुत श्रेष्ठ धर्म है, वो समता को मानने वाला, स्वतंत्रता को मानने वाला, न्याय को मानने वाला, भाईचारा को मानने वाला है, इसलिए ये श्रेष्ठ धर्म है और इस श्रेष्ठ धर्म को लोगों को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कोई ब्राह्मण प्रचार करते हुए दिखाई देता है? कभी प्रचार करते हुए दिखाई नहीं देता। वो कभी इस बात का प्रचार नहीं करता कि ये जो ब्राह्मण धर्म है इसलिए ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म को छुपाने के लिए उन्होंने हिंदू शब्द सामने लाए। ब्राह्मण धर्म को छुपाने के लिए काम करना है ब्राह्मण धर्म का ही, मगर ब्राह्मण धर्म के नाम पर काम करना संविधान के विरोध में भी है, एक बात। दूसरा, संविधान से विरोध के बावजूद भी एक और बहुत खतरा है ब्राह्मणों को कि यही एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा लोगों के विरोध में अगर हम लोग बात करते हैं जैसे पहले करते थे, तो ये लोग हमारे विरोध में चले जाएंगे। अगर ये लोग हमारे विरोध में चले जाएंगे तो हमारी संख्या 3.5% है और 3.5% लोगों के आधार पर हम ग्राम पंचायत काबिज नहीं कर सकते, तालुका पंचायत काबिज नहीं कर सकते, जिला पंचायत काबिज नहीं कर सकते, विधानसभा और लोकसभा काबिज करने का तो सवाल ही नहीं है। अरे ग्राम पंचायत काबिज नहीं कर सकते, ग्राम पंचायत में अपना सदस्य चुनकर नहीं ला सकते, क्योंकि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% ही है। और कहीं कहीं जैसे जैसे आप साउथ में जाते रहोगे तो साउथ में ये संख्या और ज्यादा कम होती जाती है और ये 1.5-2% तक आती है। तो इस बात को मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि ये बात जो है समझने की है, ये समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि यदि ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा लोगों के विरोध में खुल्लम खुल्ला बोलने का काम करेंगे जैसे पहले कहते थे, इसलिए नहीं कहते हैं। तो इससे क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इससे एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा ये जो लोग है, ये 85% लोग है, ये 85% लोग उसके विरोध में चले जाएंगे। अगर वो उसके विरोध में चले गए तो इनका एक भी एमएलए, एक भी एमपी चुनकर नहीं आएगा। अगर एक भी एमएलए और एक भी एमपी चुनकर नहीं आएगा तो शासन सत्ता पर उनका कब्जा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, शासन सत्ता पर कब्जा करने के लिए एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा लोगों को ब्राह्मण लोग हिंदू कह रहे हैं। हिंदू है नहीं, एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा ये जो लोग हैं ये हिंदू नहीं है। जब एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा को हिंदू कहा जाता है तो स्वाभाविक रूप से धर्म के हिंदू के नाम पर हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण, तो अपने आप
ब्राह्मण उसके नेता बन जाते हैं। मैं एक फंडामेंटल बात तुलना करके आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर शेड्यूल कास्ट के नाम पर आपको अधिकार मिले, उसमें ब्राह्मणों को घुसपैठ करने के लिए कोई आधार नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के नाम पर आपको अधिकार मिले तो उसमें ब्राह्मण को घुसपैठ करने का कोई आधार नहीं है। ओबीसी के नाम पर ओबीसी को अधिकार मिले, उसमें घुसपैठ करने का आधार नहीं है। अगर इन सभी लोगों को हिंदू कहा जाए तो फिर सारा आधार ब्राह्मणों के पास आ जाता है। एससी एसटी ओबीसी के नाम पर ब्राह्मणों को कुछ नहीं मिलता। कोई एससी का आदमी अगर उनके रिजर्वेशन है तो ब्राह्मण को थोड़ा सा दे दिया जाए, यार ये आदमी गरीब आदमी है ब्राह्मण, इसको दे दिया। कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास का आदमी किसी ब्राह्मण पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा 1% ले लो, कोई तैयार नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट के नाम पर शेड्यूल कास्ट को मिल जाता है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर शेड्यूल ट्राइब को मिल जाता है, ओबीसी के नाम पर ओबीसी को मिल जाता है। मगर इन सब लोगों को हिंदू कहने से अकेले ब्राह्मण को सब कुछ मिल जाता है। ये जो बहुत भयंकर बात है, हिंदू के नाम पर सब कुछ ब्राह्मण को मिल जाता है, सारा कुछ ब्राह्मण के नियंत्रण में आ जाता है, सारा फैसला करने का अधिकार ब्राह्मण के नियंत्रण में आ जाता है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है, ये ब्राह्मण लोग जिस हिंदू शब्द को एक समय में ये प्रचार करते थे, अरे तो हिंदू तो मुगलों की दी हुई गाली है, ये क्या है, ये तो मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है। एक खुद ब्राह्मण लोग इस बात का प्रचार करते थे। जब इस बात का ब्राह्मण लोग प्रचार करते थे तो अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि ब्राह्मण लोग जो है गर्व से कहो हम हिंदू हैं ऐसा प्रचार कर रहे हैं। केवल ऐसा स्लोगन दे के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गर्व से कहो हिंदू है। ये करने का भी तरीका कैसे है, ये करने का भी एक तरीका उन्होंने डेवलप किया। वो क्या है, प्रत्येक बात मुसलमानों के विरोध में की जाए, हर एक बात मुसलमानों के विरोध में की जाए। इसका मकसद क्या है, प्रत्येक बात मुसलमानों के विरोध में की जाए। इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा लोगों पर प्रतिक्रिया निर्माण करने का। एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा के ऊपर अगर प्रतिक्रिया निर्माण करो, मुसलमानों के विरोध में एससी एसटी ओबीसी कुणबी मराठा के अंदर जाके बात करो, विरोध में बात करो, विरोध में बात करो, तो एससी एसटी ओबीसी तो 2-3 हजार साल के अनपढ़ गवार लोग हैं, उनके पास राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। राजनीतिक परिपक्वता होती तो अल्पसंख्यक ब्राह्मण रूलिंग में और अल्पसंख्यक ब्राह्मण ही अपोजिशन में इतनी भयानक व्यवस्था निर्माण नहीं होती। ब्राह्मण लोग जो कांग्रेस के लोग हैं वो प्रचार करते हैं सेकुलर का, प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिकल लेवल पर वो सारा काम करते हैं ब्राह्मण धर्म का, प्रोपेगेंडा करते हैं सेकुलरिज्म का। क्यों सेकुलरिज्म का प्रचार करते हैं, इससे एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं वो ब्राह्मणों के झांसे में, कांग्रेस के सेकुलरिज्म के झांसे में फंस जाते हैं और मुसलमानों समेत तमाम माइनॉरिटी
ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो प्रैक्टिस कांग्रेस के लोग करते रहे हैं वो सीक्रेटली वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर सीक्रेटली कर रहे हैं। और जो चीज कांग्रेस के लोग सीक्रेटली प्रैक्टिस कर रहे हैं वही चीज बीजेपी और आरएसएस के लोग खुलकर कर रहे हैं। वो लोग खुलकर कर रहे हैं, यानी एक लोग छुपकर कर रहे हैं, और वो छुपकर करने वाले भी ब्राह्मण ही हैं, और जो खुलकर करने वाले हैं वो भी ब्राह्मण है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3.5% लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लो कि ब्राह्मणों का एक ही पक्ष रखा जाए, चाहे सेकुलर रखा जाए चाहे कम्युनल रखा जाए, अगर एक ही रखा जाता है तो फिर SC ST OBC का दूसरा पक्ष खड़ा हो जाएगा। और अगर SC ST OBC कुणबी मराठा लोगों का दूसरा पक्ष खड़ा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो पावर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एक बार SC ST OBC कुणबी मराठा की तरफ पावर ट्रांसफर हो गया तो हमेशा के लिए बंदोबस्त हो जाएगा, हमेशा के लिए मामला खत्म हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा ब्राह्मणों का। तो ये खतरा है, और इस खतरे को टालने के लिए उन्होंने क्या किया, रूलिंग भी ब्राह्मणों का होना चाहिए तो अपोजिशन भी ब्राह्मणों का ही होना चाहिए। हाँ, वो रूलिंग में SC ST OBC को MLA बनाया जा सकता है, ST OBC को MLA बनाया जा सकता है, MP बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। बड़े से बड़ा मंत्री जगजीवन राम को बनाया, पर एक सीढ़ी रह गई थी प्रधानमंत्री बनने की, इतना रह गया ना। जगजीवन राम बिहार के थे, जगजीवन राम। हम बिहार में ही अधिवेशन कर रहे हैं तो बिहार के कुछ लोगों को, खासतौर पर चमार लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, मगर बुरा लगने के बाद में ही आदमी सोचता है। तो मैं बुरा लगे इसलिए बोलते रहता हूं, अच्छा लगे इसके लिए मैं बहुत कम बोलता हूं। मैं अपने लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं, बुरा लगता है तो बहुत दिन तक दिमाग में तड़पता रहता है, तो जितना तड़पता रहता है उतना सोचता है, क्रिया प्रतिक्रिया पॉजिटिव नेगेटिव सोचता रहता है। पहले एक तरफा ही सोचता रहता है, मगर मेरा सुनने के बाद 2 तरफा सोचता रहता है। तो 2 तरफा सोचने के बाद फिर उसको कुछ बातें समझ में आती है, अरे यार साला ये भी एक बात है, ये भी एक पहलू है, इसका भी सोचना चाहिए, इसका भी विचार करना चाहिए। तो साथियों, मैं आप लोगों को ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उन लोगों ने लागू किया, तो लागू करने से क्या होता है, ये मुसलमानों के विरोध में लागू हो जाता है। और मुसलमानों के विरोध में लागू होता है ऐसा समझकर मुसलमान क्या करते हैं, मुसलमान इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। जब मुसलमान इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं तो SC ST OBC के ऊपर प्रतिक्रिया होती है। मुस्लिम जो लीडरशिप है, मुस्लिम लीडरशिप को यह समझ में नहीं आता कि ये RSS के लोग मुसलमानों को ट्रैप में फंसा रहे, ये बात उनके समझ में नहीं आती। उनको क्या बेनिफिट लगता है, उनको क्या बेनिफिट दिखाई देता है, नहीं RSS की वजह से मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं, हम जितना समझाते हैं उससे इकट्ठा नहीं होते, RSS की प्रतिक्रिया में इकट्ठा हो जाते, चलो RSS इतना हमारा काम कर रहा है। मगर मुसलमानों को यह समझ में नहीं आ रहा है, मुसलमानों को इससे 2 बड़े खतरे हैं। एक तो पहला खतरा यह है कि जो 4 जाति के टुकड़े में बटे हुए लोग हैं सामाजिक रूप से, वो हिंदू के नाम पर पोलराइज हो जाते हैं। बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। और इससे बहुत अल्पसंख्याक रूप से मुसलमान सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये जो सेग्रीगेशन है, और बहुत लंबे समय तक सेग्रीगेशन में रहना समाज में, देश में बहुत खतरनाक होता है। ये ठीक नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है।
हम एक ही देश में रह रहे हैं और उस देश में सेग्रीगेशन में जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। एक तरफ मुसलमानों को शासन प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए जो ब्राह्मण राज है वो उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है। जब वो रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है तो रोजी रोजगार की समस्या पैदा हो जाती है मुसलमानों के सामने। तो मुसलमान क्या करता है? मुसलमान अपना स्वतः का व्यापार, उद्योग, व्यवसाय कुछ न कुछ शुरू करता है। तो आप लोग ज्यादातर देखते होंगे, मार्केट में आप जाओ वो 4 पहिए की टपरी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, 4 पहिए की। तो 4 पहिए की टपरी वाला जो वो दुकान होता है, ठेला ठेला रेड़ी, लगभग मुसलमानों का होता है, लगभग। आप लोग कभी आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, मगर मैं आप लोगों को बताता हूं, ये लगभग मुसलमानों का होता है। वो भी पढ़े लिखे होते हैं, मगर उनको शासन प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन मिलता नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ना मिलने की वजह से रोजगार नहीं होता है, पैसा नहीं आता है, सोर्स नहीं आता है। तो भाई मुसलमान क्या करते हैं? कोई न कोई रोजगार करना शुरू करते हैं, और ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, करना भी चाहिए। अपने परिवार का पालन पोषण करना है तो निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए, और वो करते हैं। और इसमें मुसलमानों ने महारत हासिल कर ली। इसमें नौकरी में बंधा बंधाया पैसा मिलता है, और व्यापार में और उद्योग में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा मिलता है। कभी कभी जो है जितना सैलरी मिलता है उतना एक दिन में ही कमा लेता है। व्यापार उद्योग में मैं ऐसा मानता हूं मुसलमानों ने महारत हासिल की है, अच्छा काम किया उन्होंने। और व्यापार उद्योग मतलब आम तौर पे तो ब्राह्मणों ने ये देखा, तो ब्राह्मण गुप्त रूप से एक अभियान चला रहे हैं कि मुसलमानों से दुकान से खरीदारी नहीं करनी, क्योंकि खरीदारी करने वाले कौन है? SC ST OBC। तो ये गुप्त रूप से वो अभियान चला रहे। दूसरा, मान लो मुसलमानों की या माइनॉरिटी की दुकान है, तो RSS और भाजपा के लोगों को चंदा तो मिलेगा नहीं, वहां उसके पार्टी को कोई चंदा तो मिलेगा नहीं। अगर बनिया के दुकान ज्यादा चलेंगे तो बनिया से तो ज्यादा पैसा पार्टी को चंदा के तौर पर भी मिल सकता है, स्वाभाविक रूप से मिल सकता है। मगर व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में चाहे छोटे छोटे उद्योग क्यों न हो, जो गाड़ी 4 पहिए की टपरी है उस पर जो सीजनल जो चीजें आती है वो उसको बेचने का मुसलमान काम करते और ज्यादा पैसा कमाते हैं। जितना नौकरी में कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा कमाते हैं, और दूसरे लोग उसको फालतू मान लेते हैं, उस बात को फालतू मान लेते हैं। रोजी रोजगार के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करना ये फालतू काम नहीं है, ये ठीक काम है। इससे स्वयं रोजगार निर्माण हुआ, इसमें वो आत्मनिर्भर हो गए, इसमें उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये सारा काम प्रतिक्रिया में हुआ, और इसकी दूसरे साइड में प्रतिक्रिया निर्माण करने का काम कर रहे हैं। और ब्राह्मण लोग हमारे लोगों को मुसलमानों के विरोध में भड़काने के लिए, प्रतिक्रिया निर्माण करने का काम करने के लिए मुसलमानों के विरोध में कार्यक्रम लेते रहते हैं। अन्यथा अगर हमारे लोग प्रतिक्रिया में हिंदू नहीं बनते तो दिल्ली में कांग्रेस की और दिल्ली में बीजेपी की सरकार कैसे आती? दिल्ली में आज बीजेपी की सरकार है और सेंटर में तीसरी बार बीजेपी की सरकार है, और
अब वो प्लान बना रहे, चौथी बार भी उनकी ही सरकार आए, उस पर काम कर रहे वो लोग। तो इस योजना के तहत जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, इस बात को सही तरीके से हम लोगों को जानना होगा, सही तरीके से समझना होगा, और जानकर समझकर हम लोग अगर काम करते हैं तो निश्चित रूप से ये बात हमको समझना होगा। आखिरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। हिंदू मुगलों की दी हुई गाली है, ऐसा पहले कहा जाता था। अब ब्राह्मणों के द्वारा इसे गौरव है ऐसे कहा जा रहा है। और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ब्राह्मण के वोट के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर ब्राह्मण कभी हुक्मरान नहीं बन सकता। दूसरी समस्या ये है कि ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी को अगर हिंदू नहीं बनाएगा तो वो 3.5% अल्पसंख्याक बना रहेगा, और जब तक वो अल्पसंख्याक बना रहेगा तब तक उनका एमएलए और एमपी चुनकर नहीं आ सकता। इसीलिए उन लोगों ने मुसलमानों को टारगेट बनाकर और उसको टारगेट करके उन्होंने अपने कार्यक्रम बनाए हैं, कार्यक्रम तैयार किए हैं, अपनी विचारधारा को किया है, और उसका लक्ष्य है एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाया जाए, और हिंदू बनाकर एससी एसटी ओबीसी कुनबी मराठा लोगों को ब्राह्मणों का गुलाम बनाया जाए। 2-3 हजार साल पहले से उन्होंने उनको गुलाम बना के रखा था। जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, सेग्रीगेशन के आधार पर वो साफ काम उन्होंने पहले किया था। हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, इसलिए ब्राह्मणों को अपने दावपेच में बदलाव करना पड़ रहा है। लक्ष्य में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ऐसा सोचते हैं, उद्देश्य में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, केवल दांवपेच में परिवर्तन करना जरूरी है, रणनीति में परिवर्तन करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले एससी एसटी ओबीसी के लोगों को दूर करते थे, अभी हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के लीडरशिप में इकट्ठा कर रहे। पहले वो दूर करते थे, शूद्र बनाकर दूर करते थे, अछूत बनाकर दूर करते थे, आदिवासी जंगली बनाकर दूर करते थे। अभी सबको हिंदू बनाकर इन द नेम ऑफ लीडरशिप, इन द नेम ऑफ ब्राह्मण लीडरशिप, ब्राह्मणों के नेतृत्व में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाकर इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा करने से क्या होता है? ज्यादा एमएलए चुनकर ला सकते हैं, ज्यादा एमपी बनकर ला सकते हैं, ज्यादा एमएलए जाएंगे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, ज्यादा एमपी चुनकर लाएंगे प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है वो उसके पास वास्तविक पावर नहीं है, वो पावर उनके पास ही है। उसका तरीका उन्होंने डेवलप किया, संगठन उन्होंने अपने पास रखा। फॉर एग्जाम्पल आरएसएस का अभी कुछ दिन में 22 चल रहा है, 24 चल रहा है, 24 अगले साल आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे। 100 साल में एक भी ओबीसी का आदमी सरसंघ चालक नहीं बना, एक भी न, हमेशा कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे ही वो उधर बनेगा वैसे ही परिस्थितियां उनके लिए प्रतिकूल हो जाएगी। वो प्रधानमंत्री बना सकते। और ध्यान रखो, आरएसएस के लोग
ओबीसी को प्रधानमंत्री बना सकते, बना दिया, सरसंघ चालक नहीं बना सकते। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि वो संगठन है जिसके आधार पर जिनको पावर दिया जा रहा है वो देने वाले कोई और है। जो देने वाले होते हैं पावर, उनके पास वास्तविक पावर होता है। जिनको दिया जाता है वो शो करने के लिए होता है और इस तरह से उसका उनके मकसद के लिए उपयोग और प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी का योजनाबद्ध तरीके से वो लोग उपयोग और प्रयोग कर रहे हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को कहा, इमाम सेफ का अधिवेशन गया मैं क्या? हाँ, और उधर का रेल 100% तो बंद नहीं कर सकते। कुछ जो ज्यादा बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, उधर से, इधर से जब लोग गाड़ी में आ रहे हैं, चलो गाड़ी कैंसिल कर दो, रद्द कर दो, डाइवर्ट कर दो। ये काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, ये जो किया लोगों ने हमको टेलीफोन करके बताया कि ऐसा किया, हमारा वो गाड़ी में था, हमारा वो गाड़ी में था। कई गाड़ियां जो है वो रद्द कर दी, डाइवर्ट कर दी, रद्द कर दी। कुछ लोगों ने हम लोगों को टेलीफोन पर बताया ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने उनको कहा दुश्मन आप लोगों को सुविधा थोड़ी देगा, आप लोगों को परेशान करेगा, प्रॉब्लम करेगा, तो आप लोगों को जो दूसरे साधन मिलते हैं उससे आ जाओ। मान लो नागपुर से आना है तो नागपुर से भोपाल तक बस मिलती है, बस से आ जाओ। फिर भोपाल से इधर वाराणसी के लिए बस मिलती है, आ जाओ। फिर वाराणसी से, तो इस तरीके से आ सकते हैं। कुछ लोग मुझे आकर मिले कि हमारी गाड़ी जो है 18 घंटे लेट है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 18 घंटे के बाद क्यों ना हो, आप आए तो गए हैं। एक दिन चला गया उनका, अब एक दिन अधिवेशन अटेंड नहीं कर पाए। तो काल्पनिक बातें नहीं है ये। देखो हमारा जो संकल्प है उसको वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा डिटर्मिनेशन जो है उनके खिलाफ लड़ने का, उसमें वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका सत्ता पर नियंत्रण है, तो सत्ता का इस काम के लिए उपयोग कर रहे हैं। हमारे काम में अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। अगर जो लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा यूनिट बनाकर, स्टेट लेवल पर हमारा यूनिट बनाकर काम कर रहे हैं, वो यहां आ नहीं पाए हैं, वो तो वहां उनको हमने कहा वहां देखो। यहां से हम लोगों ने उनको लाइन दी, वहां देखो बैठे बैठे। तुम्हारे घर में जो टीवी है वो टीवी पे देखो, कनेक्ट करो, ये देख सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। तो इस तरीके से हम लोग उसको काउंटर कर सकते हैं या काउंटर किया जाना चाहिए। मगर ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोगों को, वो जो हमारे लोगों के संकल्प को रोक नहीं सकते, तो इसलिए वो इस तरह की हरकतें करने का काम कर रहे हैं। इससे भी एक बात प्रमाणित होती है कि हमारा मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए उनको कोशिश करनी पड़ रही है। इससे ये बात प्रमाणित होती है। साथियों, आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि हम लोगों को इसी तरह से अपने संकल्प को दृढ़ करना चाहिए और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। और जितनी रुकावटें हमारे सामने आती है वो सारी रुकावटें लिखकर हमारे पास भेजो। आपको रास्ते बताए जाएंगे, आपको तरीके बताए जाएंगे और इस संकल्प को इसी तरह से दृढ़ बना के रखो। इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं और जो लोग बहुत सारे हमको छोड़कर चले जाते हैं,
वो छोड़कर चले जाने के बाद फिर इतिहास का विषय बन जाते हैं, वो इतिहास का विषय बन जाते हैं। और वो इतिहास फिर लोग उनके ऊपर पीएचडी करते हैं, वो पीएचडी का विषय हो जाते हैं। मतलब वो वर्तमान का विषय नहीं रहते, फिर इतिहास का विषय हो जाते हैं। तो ऐसा तमाम लोगों के बारे में हुआ है। और जो लोग हम लोगों को छोड़कर गए, इसके पहले बहुत सारे उदाहरण हैं, वो सारे उदाहरण कहाँ गायब हो गए हैं। गधे के सर के ऊपर सिंग थे, ऐसा लोग पहले कहा करते थे, कहाँ गायब हो गए उसका कोई अभी तक पता नहीं चला। लोग रिसर्च कर रहे हैं मगर अभी तक पता नहीं चला गधे के ऊपर के सिंग गायब कहाँ हो गए, कैसे हो गए। तो हमें अपना संकल्प जो है और ज्यादा मजबूत करना चाहिए।